आप इतना मशहूर कैसे हुए? यानी पहला सवाल ही इतना मुश्किल, मैंने आज तक सोचा ही नहीं इस बारे में। आपको लगता है कि आपने परवशा आंटी के साथ गलत किया, आपने उनको फ़ोन करके माजरत की? उनका मुझे ब्रेक में फ़ोन आ गया था। आप मासूम परिंदों का शिकार करते हैं, आपको इन पे तरस नहीं आता? वो सामने जो है वो चिकन पड़ा हुआ है, वो बहुत मासूम था बेचारा। पिछले 2 महीने से आपने उस्मान बुज़दार अंकल के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, तो क्या आपकी उनसे सुलह हो गई है या फिर डील हो गई है? क्या ये सच है कि आप YouTube से माहाना 50 लाख रुपए कमा लेते हैं? आप कितना कमा लेते? आप गोलमोल कर रहे हैं, बात को अपना तो बताएं। YouTube या टीवी में से किसी एक को चूज करें तो आप किसे चूज करेंगे? जो बात मैं टीवी चैनल पे नहीं कह पाता वो मैं YouTube चैनल पे तो कह देता हूँ ना। आपके ख्याल में ज्यादा अच्छा चैनल कौन सा है, एक्सप्रेस या GNN? कैसा सवाल पूछा है वो? वजीर आजम इमरान खान नाकाम हो गए? हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान अंकल, जिन्हें पाकिस्तान में बेबाक सहाफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू अंकल, आपने मुझे बहुत शुक्रिया मारोश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए आई और मेरे से बात करने के लिए आई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में आप इतना मशहूर कैसे हुए? मैं इतना मशहूर कैसे हो गया? मैं मशहूर कहाँ हुआ बच्चे, मैं तो कोई लोग अगर जानते हैं तो वो लोगों की मेहरबानी है, और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। मैंने अपना काम किया और कोशिश की उसको ठीक तरीके से करूं, बाकी अल्लाह ताला का काम है। मशहूर यानी पहला सवाल ही इतना मुश्किल, मैंने आज तक सोचा ही नहीं इस बारे में। मैंने आज तक इस बारे में नहीं सोचा कि मैं मशहूर हुआ हूँ या नहीं हुआ, और अगर हुआ हूँ तो कितना हुआ। तो आपको लगता है मैं मशहूर हुआ? जी ज़रूर। कितना मशहूर हूँ मैं? बच्चों में भी बच्चों में भी फेमस हूँ। आप हैं तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। तो वो सबसे पहले ये होता है कि आप मेहनत करें और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको कामयाबी दे। तो जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं, अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ें, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपके लिए लोग दुआ करें, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, सब। तो अल्लाह ताला जल्दी आपका सफ़र जो है, जो भी आपका सफ़र होता है वो जल्दी कट जाता है। कुछ दिन पहले आपने कहा कि आपको लगता है कि आपने परवशा आंटी के साथ गलत किया, तो जब आपको इसका एहसास हुआ आपने उनको फ़ोन करके माजरत की? मैंने उसी दिन कर ली थी। उनका मुझे ब्रेक में फ़ोन आ गया था और वो बहुत गुस्से में थी। तो मैंने कहा देखो परवशा, ये बात तो आज तक 10 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। आप ज़रा अपने रवैये पे गौर कर लें, ये आज ऐसा क्यों हुआ, इसको शुरू कैसे किया गया, आप ज़रा इसको निकाल के दोबारा देख लें और फिर आपको पता भी चल जाएगा। मेरे ख्याल में मैं ठीक हूँ, आपके ख्याल में आप ठीक हैं, लेकिन क्योंकि आप एक खातून हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर आपकी दिलादारी हुई है, सिर्फ इसलिए कि आप एक खातून हैं, अदरवाइज ठीक था। आप मासूम परिंदों का शिकार करते हैं, आपको इन पे तरस नहीं आता? अभी आप मेरे पास बैठी है, वो सामने जो है वो चिकन पड़ा हुआ है, वो बहुत मासूम था बेचारा, जिसको अब हम लोग खा रहे हैं। और आपके यहाँ जो वो प्रोड्यूसर साहब आए हैं वो भी खा रहे हैं, जो आपके कैमरामैन आए हैं वो भी खा रहे हैं, वो मेरा भाई उधर बैठा हुआ है वो भी खा रहा है। तो वो भी मुर्गी बहुत मासूम थी। तो ये खाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई ये चीज़ें, इनको ज़ाया मत करें। शिकार हलाल है और जितना हलाल है उतना आपको खाना चाहिए, ज़ाया करने के लिए नहीं और सिर्फ तफरीह के लिए नहीं। लेकिन अगर आप इसको शिकार करते हैं और उसको खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2 महीने से आपने उस्मान बुज़दार अंकल के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, तो क्या आपकी उनसे सुलह हो गई है या फिर डील हो गई है? मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने सारी बता दी है, और अभी और चीज़ें पता चल रही हैं वो भी बता दूंगा। लेकिन जितनी चीज़ें मुझे उसके बारे में पता चली थी वज़ीर आला पंजाब के बारे में, वो सारी मैंने बता दी। अब जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लाके लगाया हुआ है। अब इसका अगर किसी आदमी के खिलाफ आपके पास एक स्टोरी है या एक आपके पास कोई उस आदमी के खिलाफ सबूत है या खबर है, तो वो आप खबर दे दें। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी है तो मैं वो देता जाऊँ। अब तो मेरे पास कोई खबर नहीं है उनके खिलाफ फ़िलहाल। जो खबरें थी 12 खबरें थी मेरे पास, 10-12, वो मैंने सारी दे दी। अभी मैंने लेटेस्ट थोड़े दिन पहले बताया कि उस्मान बुज़दार जो 2 महीने पहले नैब की पेशी भुगत के आए थे, 18 तारीख को उनको जवाब देना था जुलाई की। अगस्त, सितंबर,
और ये अब अक्टूबर और अब नवंबर आने वाला है, तो अभी तक जो है वो उनका जवाब नहीं है। ये भी खबर मैंने ब्रेक की कि नैब को जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने। वो जो कहते हैं कि हम हर तरह का जवाब देंगे, मुतमईन करेंगे, तो जब खबर आएगी तो ज़रूर दूंगा। और डील और सुलह जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा ये मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं खुद भी कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा। वैसे उस्मान अंकल के साथ आपका मसला क्या है? बड़े अच्छे आदमी हैं वो। मैंने किसी वज़ीर आला ने मुझे इतने प्यार से बिठा के और खाने पीने की चीज़ें नहीं दी, इतने प्यार से मुझे कोई, जैसे आप मेरे पास आए हो और मैं आपको बड़े अच्छे एहतराम से दरवाजे से अंदर तक लेकर आऊँ, यहाँ बिठाऊँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, आपकी बातें सुनूँ, आपसे बातें करूँ। ऐसे ही उस्मान बुज़दार भी, वो बहुत प्यार करते हैं, बड़े नरम आदमी हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। और जितनी मोहब्बत ये वाले वज़ीर आला ने मुझे दी है या जितने एहतराम के साथ उन्होंने मेरे साथ डील किया, वो किसी और वज़ीर आला ने नहीं किया। तो इस बात की तारीफ़ है उनकी। जनूबी पंजाब के लोग हैं, उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने भी रखा है ना। आप सराइकी एरिया में चले जाएं, इनके इलाके में आप चले जाएं, आप मुल्तान क्रॉस करें, मुल्तान तक जाएं, वैसे तो सारा पाकिस्तान बहुत प्यार करता है, लेकिन आप इस तरफ जाएं तो एक ख़ास किस्म की मोहब्बत है, एक मिठास है इन लोगों के अंदर, इनके लहजों में। तो उस्मान बुज़दार बहुत प्यारे आदमी हैं और बड़े मीठे आदमी हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। मुझे दुख होता है उनके खिलाफ स्टोरी करते हुए, लेकिन इससे ज़्यादा दुख मुझे ये होता है कि हमारी उनसे उम्मीदें थी, वो किसी और रास्ते पे चल पड़े। किस रास्ते पे चल पड़े? वो जो मैंने बताया ना, वो वाले रास्ते पे, वो जो मैंने 10-12 स्टोरीज की हैं, वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पे आपको ये लालच होता है कि आप कुछ इकट्ठा कर लें, आपको ये लालच होता है कि आप अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ इकट्ठा कर लें। जहाँ नया पाकिस्तान नहीं बनता उस रास्ते पे, जहाँ पे एक पाकिस्तान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है उस रास्ते पे, जहाँ प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ स्टेटस को पता है ना आपको, जहाँ स्टेटस को है, जहाँ प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ पे अमीर का कानून अलग है, गरीब के लिए अलग है, वो इस किस्म की चीज़ें, वो जब उस रास्ते पे चलते हैं तो मुझे दुख होता है कि इतना प्यारा आदमी, इतने अच्छे रवैये वाला आदमी और इतनी मोहब्बत से बात करने वाला आदमी, और वो इस रास्ते पे चल रहा है, तो दुख होता है। स्टोरी करते हुए मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरा कोई अपना भी करेगा ऐसा तो मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना है। फिर क्या ये सच है कि आप YouTube से माहाना 50 लाख रुपए कमा लेते हैं? 50 लाख रुपया YouTube से एक महीने में? आप कितना कमा लेते हैं? मैं तो बताया था, मैंने पहली इनकम बताई थी, मैं 28,000 रुपये कमा लेती हूँ। 28,000 रुपये? आप गोलमोल कर रहे हैं बात को, अपना तो बताएं। YouTube जो है वो मेरा प्रायोरिटी अब बनता जा रहा है, यानी मेरा असल काम तो जर्नलिज्म है। वो मैंने किया उस पर एक्सप्रेस पे, और वहाँ मैंने 10 साल किया, फिर मैं GNN, बल्कि 10 नहीं 12 साल किया, फिर मैं GNN में आया, यहाँ पे मैंने अब 1.5 साल होने वाला है, तो मेरा लगभग कोई 14-15 साल का एक्सपीरियंस है सहाफ़त का। मेन काम मेरा जर्नलिज्म है। ये मैंने YouTube बनाया क्यों, पहले ये तो पूछें आप, पहले ये पूछें आप मेरे कि ये बना क्यों और बनाया क्यों, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये बनाने की? बताएं। हुआ ये कि मौलाना तारिक जमील साहब ने, जानती हैं मौलाना तारिक जमील साहब को? जी जी। बड़े मशहूर मौलवी हैं, आलम जी, दीन, जी। और वो भी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी, उस्मान बुज़दार साहब की तरह। तो वो मौलाना तारिक जमील साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में एक दुआ करवाई थी। वो दुआ करवाते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, उनकी लिए तारीफ़ें शुरू कर दी, और मीडिया को कहा कि मीडिया झूठ बोलता है। तो इस बात पे पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी थे उनको गुस्सा था इमरान खान पे, उन्होंने उतार दिया मौलाना साहब पे। वो सारे मौलाना साहब के खिलाफ हो गए, और कुछ मौलवी भी उनके साथ मिल गए। जो जेलसी होती है ना, जैसे अब मारूश आप ये YouTube चैनल करिए, मैं आपसे जेलस हो रहा हूँ कि ये मारूश मेरे से आगे जा रही है, फेमस हो, ऐसे जेलसी, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसे जेलसी होती है। तो ये मौलवियों में भी जेलसी होती है कि ये वाला मौलवी ज़्यादा मशहूर क्यों हो गया, ये वाला मौलवी इतना पॉपुलर क्यों हो गया। ऐसे मौलवी भी यही सोचते हैं। तो वो जो मौलवी है ना, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इस मौलवी के ऊपर गुस्सा उतारने का बेहतरीन मौका है, तो मौलाना साहब के ऊपर सब ने चढ़ाई कर दी। अच्छा, मैं मौलाना साहब को कभी नहीं मिला, ना मैं कभी उनको सुना सामने बैठ के, ना मुलाकात हुई कभी, मुझे पता ही नहीं था उनका, लेकिन मुझे लगा ये ज़्यादती हो रही है एक आदमी के साथ।
तो 2-3 टीवी चैनल्स पे ना मैंने बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये साबित किया कि मीडिया झूठ बोलता है। और फिर मैंने ये कहा कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ठीक बात की है, आप मौलाना साहब की बेइज्जती मत करें या उनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा मत करें। तो एक टीवी चैनल ने मुझे बुलवाया और फिर मुझे कैंसिल कर दिया मेरा इंटरव्यू। एक और टीवी चैनल ने भी ये किया, उनके ऊपर प्रेशर आया कि नहीं मौलाना को बुरा ही कहना है, तो ये इमरान मौलाना को डिफेंड करेगा तो इसको हटाओ, इसको नहीं बिठाएंगे। तो जब मुझे हटाया तो मैंने फ़ोन किया ना मैंने, अब मैं अंदर की बात बताता हूँ। तो प्रोड्यूसर ने मुझे बता दिया कि सर फलां साहब कह रहे थे कि इमरान के साथ, क्योंकि वो मौलाना साहब के हक में जा रहा है, तो मैंने नहीं उसके साथ बैठना। मैं फिर समझ गया। फिर मैंने फटाफट सोचा कि अभी मैं क्या करूँ। मैंने यूट्यूब की पहली वीडियो बनाई उस दिन हादसाती तौर पे। यूट्यूब चैनल मेरे एक दोस्त ने मेरा बनाया हुआ था बहुत दिन पहले से, मैंने उस पर कभी काम ही नहीं किया। तो मैं सोच रहा था मैं अपना गुस्सा कहाँ पे उतारूँ, गुस्सा आ रहा था ना मुझे। तो मैंने कहा गुस्सा किधर उतारूँ, किधर जाऊँ, कुछ चैनल वाला बुला भी नहीं रहा। मेरे अपने प्रोग्राम में 2 दिन पड़े हुए हैं, वो जाके मंडे को आएगा, तो मैं क्या करूँ फिर। तो मैंने गुस्सा उतारने के लिए फिर वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे देखा सामने, और मैंने जो मुझे समझ आ रही थी, जो लोगों ने मौलाना साहब के साथ ज्यादती की, मैंने वो बम फाड़ दी। तो वो उसके बाद उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, और फिर अगले दिन लोगों ने कहा कि और बताओ। बहुत सारे मैसेजेस आए, फिर मैंने और बताया, उन्होंने कहा और बताओ, फिर मैंने और बताया। फिर मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे कहा कि ये तो चैनल बन गया है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब उसमें इनकम आती है, लेकिन वो 50 लाख बहुत ज़्यादा है, आती है आती है। कितनी? 50 लाख तक तो नहीं आती, आप इसका हाफ समझ लें आप। अगर आपको कोई कहे कि आप YouTube या टीवी में से किसी एक को चूज करें, तो आप किसे चूज करेंगे? दोनों को। मेरा टीवी के बगैर गुजारा ही नहीं है, और YouTube पे मुझे मजे आते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को, इसलिए कि मुझे कोई कहेगा ही नहीं ये बात, और अगर कोई कहेगा तो मैं उसकी बात मानूंगा ही नहीं। यानी मुझे कई लोगों ने कहा कि आप YouTube चैनल बंद कर दें। अब तो मुझे समझ आई है कि ये क्या चीज़ है। जो बात मैं टीवी चैनल पे नहीं कह पाता, वो मैं YouTube चैनल पे तो कह देता हूँ ना। यानी आप सोचो कि मामा और बाबा आपके बैठे हुए हैं, कोई बात आप उनके सामने नहीं कह पा रही, लेकिन अपनी क्लास में जाके तो बोल सकती है ना आप। वहाँ पे तो आपकी ताकत है, आपके जितने लोग हैं सारे, या वो आपकी अपनी डोमेन है। हर एक की अपनी डोमेन होती है ना, अपनी रेंज होती है। तो ये YouTube मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी रेंज मिल गई है, मेरी अपनी एक डोमेन है। अब उसकी एक वजह भी है ना, देखें, मैं टीवी चैनल के ऊपर कोई ऐसी सख्त बात करूँगा, और अगर वो टीवी चैनल उसकी वजह से बंद हो गया, तो कितने सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। देखें ना परोश, वहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते हैं। आपने टीवी चैनल्स देखे हैं ना, आप जाती हैं इंटरव्यूज़ करने के लिए, कितने सैकड़ों लोग बैठते हैं वहाँ पे। अब मेरे एक बंदे के सख्त जुमलों की वजह से उन सब की नौकरी चली जाए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन वही सख्त जुमले अगर मैं यूट्यूब चैनल पे बोलूँगा तो किसकी नौकरी जाएगी? बंद होगा तो मैं अकेला ही हूँ ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों को साथ लेकर चलूँ। हाँ, अगर कभी बहुत ज़्यादा फंस गया और मुसीबत बन गई, फिर भी दोनों को साथ लेके चलूँ। आपके ख्याल में ज़्यादा अच्छा चैनल कौन सा है, एक्सप्रेस या GNN? कैसा सवाल पूछा है, ओए होए। एक्सप्रेस जो है मेरा पहला चैनल है। मैंने वहाँ से ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे काम शुरू किया था। आप ही की तरह मुझे शौक़ होता था, बिल्कुल, अभी भी बहुत है मुझे। मैं वैसे जर्नलिज्म मेरा लाइफ स्टाइल है। अब मैं जब ख्वाब भी देखता हूँ ना, सो रहा होता हूँ, तो ख्वाब में भी मेरी खबरें आ रही होती हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे चल रहा होता है ना। तो वो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बन गया जर्नलिज्म, सहाफ़त। तो एक्सप्रेस मेरा ड्रीम चैनल है। मैंने पहले दिन वहाँ पे काम किया जाके, और वहाँ के जो साथी हैं वो सारे आज भी मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। उस चैनल में मेरे पे एतबार बहुत किया। सुल्तान लखानी उसके ऑनर है, पता है आपको? सुल्तान लखानी एक बड़े कामयाब आदमी है। सुल्तान लखानी एक बहुत ज़बरदस्त आदमी, और वो बहुत नौजवानों पे, अभी शुक्र करो आपको उन्होंने देखा नहीं है, वरना उन्होंने आपको बुला के भी कहना कि यहाँ एक्सप्रेस पे एक प्रोग्राम करो। वो टैलेंट को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कौन कहाँ से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो देखते हैं कि टैलेंट क्या है। मैंने मैस कम्युनिकेशन तो नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने बाद में पढ़ा। वो देखते हैं टैलेंट क्या है, क्या ये इस काबिल है, इसके अंदर ये काबिलियत है। वो हर आदमी को मौका देते हैं। मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, उन्होंने मुझे बाद में रिपोर्टर बनाया,
सीनियर रिपोर्टर बनाया, प्रोग्राम दिया, फिर एक और उससे बेहतर स्लॉट में प्रोग्राम दिया, उसके बाद मुझे 8 बजे वाला मेन प्रोग्राम दिया। उनके एहसानात मैं नहीं उतार सकता। उन्होंने मेरे पे बहुत यकीन किया, बहुत ट्रस्ट किया उन्होंने मेरे पे, और 12 साल मैंने उनके साथ काम किया। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वो अजीम आदमी, वो एक अजीम आदमी है, और उनके साथ काम करने की मुझे हमेशा खुशी रहेगी। तो फिर आपने वो चैनल छोड़ क्यों दिया? छोड़ क्यों दिया? देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। बाद औक़ात बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना नया घर बनाते हैं, और आप ये समझें कि मैं अपना नया घर बना रहा था, और वो नया घर मैं बना रहा था, एक नई जगह पे जा रहा था, और मैंने बड़े अच्छे नोट पे छोड़ा है। उन्होंने मुझे गुड लक कहा, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, ना सिर्फ उस चैनल पे बल्कि दूसरे नए चैनल में आने के बाद भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उसकी स्क्रीन के ऊपर बैठ के उनका शुक्रिया अदा किया, और जब तक ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। उनके बहुत एहसानात हैं मेरे ऊपर, सुल्तान लखानी साहब के। वो एहसानात उतारे नहीं जा सकते, लेकिन हमेशा उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाकाम हो गए? अभी बहुत जल्दी है ये इस बारे में बात करना। मेरे ख्याल में उनको 5 साल पूरे करने दें। अच्छा, उनको नाकाम कौन लोग कह रहे हैं? बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं। जो लोग इस मुल्क के ऊपर 30-30, 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और इस मुल्क की हालत तो आपके सामने है, उनकी 30-30, 40-40 साल की हुकूमत के बाद भी आपको पता है कि मुल्क किधर खड़ा हुआ है। वो लोग एक ऐसे आदमी का हिसाब किताब कर रहे हैं, या एक ऐसे आदमी को नाकाम कह रहे हैं जिसको आए हुए 2 साल हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 साल में अपना हिसाब आप ना दें और किसी आने वाले का आप 2 साल के बाद हिसाब लें। मेरे ख्याल में अर्ली है, उसको 5 साल पूरे करे, उसके बाद फिर असेसमेंट करेंगे कि किन हालात में इसको हुकूमत मिली, किस तरह के हालात का इसने सामना किया, और फिर ये अच्छा था या बुरा था। फिर देखेंगे कैंडी महंगी हुई है, सस्ती हुई है, आपकी बच्चों की चीज़ें महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं, हमारी बड़ों की चीज़ें जो है वो महंगी हुई या सस्ती हुई हैं, ये भी, और साथ ये देखेंगे कि पाकिस्तान में हालात कितने बेहतर हुए। इमरान खान के बाद पाकिस्तान का नया लीडर कौन नज़र आता है? आप हैं। मुझे आपके अंदर नई लीडर नज़र आ रही है पाकिस्तान की, और आपको ये सोचना चाहिए, अपने दिमाग में ये चीज़ आपको बिठानी चाहिए। आप लीड करेंगी हमें, हम सारे आपके पीछे चल रहे होंगे। थोड़े अरसे के बाद आप जैसी और लड़कियां और लड़के और छोटे लड़के लड़कियां जो अभी ये सुन रहे हैं मेरी बात, वो तैयारी करें, वो बड़े हो जाएं और हमें लीड करें, पढ़ लिख के तगड़े हो जाएं, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचें। हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हम आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं आपको अपना वो कुछ जो शिकार वाला मेरा सामान है और कुछ जो मैंने हंटिंग की है, वो शायद आपको पसंद तो ना हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रूर। इसके बाद इमरान अंकल ने हमें अपना घर दिखाया, और वो गाड़ी भी, जो एक छोटा सा चलता फिरता घर है जिसे वो अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। इस गाड़ी में क्या कुछ मौजूद है, ये सब हमें इमरान अंकल ने बताया, और ये सब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में।